नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास के बीच हाथापाई का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। वहीं स्वामी प्रसाद ने इस मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मेरी हत्या की साजिश पर कार्रवाई न होने से ये नौबत यहां तक पहुंची है। महंत राजूदास के साथ हाथापाई मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि महंत राजूदास, महंत परमहंस दास और उनके समर्थकों ने तलवार और फरसा लेकर लखनऊ में उन पर हमला करने की कोशिश की है। पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग भी उन्होंने की और मौर्य ने अपनी शिकायत में एक नेशनल न्यूज चैनल की एंकर को भी इस घटना की साजिश में शामिल बताया है, जिसने उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य का वध कर देंगे, इस प्रकार का बयान हमारे तथाकथित धर्म के ठेकेदारों के एक साथी ने दिया। संदीप आचार्य ने धमकी दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बम लगा करके ब्लास्ट करके खत्म कर दो। यह इनका असली चरित्र है और यही साधु संत, तथाकथित साधु संत कहते हैं कि मौर्य जी हमको आतंकवादी कहते हैं, अपराधी कहते हैं। अगर आतंकवादियों का व्यवहार करोगे तो स्वाभाविक रूप से आप आतंकवादी हो। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि मेरी हत्या की साजिश हुई है और कार्रवाई न होने के चलते ये पूरी नौबत आ गई। हम हमला करने पर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के गंभीर आरोप हैं कि मेरे ऊपर जितने भी हमले हों मैं अपने कदम पीछे नहीं लूंगा। निजी चैनल के कर्मी एंकर भी इस साजिश का हिस्सा हैं, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया। वहीं धर्म की चादर ओढ़कर आतंकी हैं वो साजिश रच रहे हैं। तो मौर्य और महंत राजूदास के बीच का जो मामला है, जो पूरा मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है और इसी मुद्दे पर अधिक बातचीत करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए सपा नेता तारिक अहमद हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो तारिक जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी तारिक जी, तो जिस तरह से रामचरितमानस पर छिड़ी लड़ाई हाथापाई तक अब उतर आई है, किस तरह से देख रही है सपा इस पूरे मुद्दे को? गुंडों की सरकार है, गुंडाई हो रही है, खुलेआम गुंडाई हो रही है। कमिश्नर भी गुंडाई का साथ दे रहा है, डीजीपी गुंडाई का साथ दे रहे हैं। गुंडों की जमात थी ताज हुजूर में हमला करने वालों की। साहब लफ्जों में कहता हूं, क्या मैं जानता नहीं हूँ राजूदास को? बहुत अच्छे तरह से जानता हूं इनको। तारिक जी, आपको क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो सही है? सनातन धर्म पर लगातार वो उंगली उठा रहे हैं, जिससे सनातन धर्म की जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही हैं। संत समाज में लगातार आक्रोशित है। तो ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को सपा किस तरह से देख रही है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप मेरा पर्सनल जानना चाहती हैं कि समाजवादी का जानना चाहती हैं? आप अपना भी बता दीजिए और आप सपा का भी बताना चाहें तो आप सपा का भी बता सकते हैं, क्योंकि आप सपा के प्रवक्ता हैं। मैम देखिए, पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने कहा वो उनके धर्म का मैटर है। उस धर्म के मैटर में तारिक अहमद लारी बीइंग अ मुस्लिम कैन नॉट कमेंट एनीथिंग, क्योंकि मैं उस धर्म के बारे में जानता नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अगर उन्होंने कुछ कही बात है जो बुरी लग रही है लोगों को, भाई उसके लिए FIR हो गई, कानून अपनी कार्रवाई करे। ये कब गुंडाइज्म हो रही है? ये तो कोई बम से उड़ाने की बात कर रहा है, कोई गला काटने की बात कर रहा है। अगर कोई तारिक अहमद लारी गला काटने की किसी की बात कर दे किसी की, तो फिर तारिक अहमद लारी को तो NSA लग जाता है। इनके ऊपर अभी तक NSA क्यों नहीं लगा है राजूदास के ऊपर? तारिक जी, लेकिन आप इतना तो समझ सकते हैं ना कि किसी भी धर्म पर उंगली उठाना या किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर उंगली उठाना ये तो सही नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। मैं तो उसका कह भी गया, भाई उनके धर्म की बात है वो समझे। तारिक अहमद लारी अगर रामचंद्र गलत बिल्कुल तारिक जी सुनेंगे, तारिक जी आपको भी सुनेंगे और इसी मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए खुद महंत राजूदास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो महंत जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जय श्री राम।
मान जी, जिस तरह से कल ये पूरा घटनाक्रम हुआ, आपके और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बीच में ये जो विवाद है वो लगातार गहराता हुआ जा रहा है। क्या हम इस विवाद के कुछ अपडेट जान सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ, किसने इस पूरे मामले की और विवाद की शुरुआत की? आज 20 दिन से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जी सनातन धर्म संस्कृति को गाली देना, भगवा वस्त्र को गाली देना, साधु संतों को गाली देना, ब्राह्मणों को गाली देना, रामचरित मानस जैसे धर्म ग्रंथ को जलवाना, बैन करने की बात करना, प्रतिबंधित करने की बात करना, जी विषय वहां से शुरू हुआ है। जी मेरा निजी विषय है ही नहीं है, न तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोधी हूँ, न तो स्वामी प्रसाद मौर्य का मैं पटेदार हूँ, न तो स्वामी प्रसाद मौर्य का मैं रिश्तेदार हूँ, ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई मेरा राजनीतिक प्रतिद्वंदता। जी विषय यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार किसी को भी नहीं, ना हमको है, ना भी एक महोदय बोल रहे थे मेरे ऊपर रासुका लगवाने वाले लोग, ना उनको है, किसी को नहीं। किसी भी धर्म संस्कृति के बारे में आप नहीं बोल सकते। आप व्यक्तिगत आपके विचार हो सकते हैं, राजनीतिक आपके विचार हो सकते हैं, आप पार्टी को बोल सकते हैं, तमाम संगठन को आप बोल सकते हैं, लेकिन धर्म के बारे में नहीं बोल सकते। अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, तो उनको इस्लाम के कुरीति के बारे में भी बात करना चाहिए, उनको बाइबल पे भी वार्ता करना चाहिए, उनको लव जिहाद पे भी बात करना चाहिए, धर्मांतरण पे भी बात करना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको हम सहिष्णु हैं, सस्ता लगता है सनातन धर्म संस्कृति। साध्वी प्रज्ञा के आतंकवादी होने पर भी बात करना चाहिए, कर्नल पुरोहित के भी आतंकवादी होने पे बात करना चाहिए, जोशी के आतंकवादी होने पे भी बात करना चाहिए, जो और हिंदू लोग पकड़े जाते हैं आतंकवाद में उन पे भी बात करना चाहिए। ऐसा आप मेरे भाई ना करिए ना, डिबेट जाइए, उठ के जाइए। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? गुंडों को कोई नहीं रोक पाता है, गुंडों को कोई नहीं रोक पाता, कोई नहीं रोक रहा आपको। यू कैन गो, यू आर अलाउड टू लीव, कम ऑन गो, लीव इट, leave it. Who has invited you? I have not invited you for debate. You can leave it right now. You can walk off. Please walk off right now. Mr. Raju, तारिक जी सुनेंगे आपको, तारिक जी सुनेंगे, महान जी अपनी बात रखिए। नहीं, एक एक करके अपनी बात को रखिए। महंत जी बात, अरे महंत जी गुंडाई करने वाले महंत गुंडाई करता है, महंत गुंडाई करता है। देखिए ना कैसे गुंडाई कर रहे हैं, साहब गुंडाई कर रहे हैं। क्या 5 स्टार होटल में जाके ये किया जाएगा? हम जैसे शरीफ लोग 5 स्टार होटल में जाएंगे इनके रहते हुए, और ये अपने आप को संत कह रहे हैं। संत है आप संत हैं? आपको शर्म आती है अपने आप को संत कहते हुए? शर्म आनी चाहिए आपको संत कहते हुए अपने आप को। कुरान को फाड़ा जाए, मोहम्मद साहब के ऊपर भी कूड़ा फेंकने वाली को मोहम्मद साहब ने पलट के कुछ नहीं कहा था, उल्टा उसकी सेवा की थी। तो मोहम्मद साहब का नाम ना लीजिए आप, आपके मुंह से अच्छे नहीं लगता मोहम्मद साहब का नाम। फिलहाल एक शूद्र है, उन्होंने आपका धर्म ग्रंथ पे बोला है, तो शूद्र महाराज और अपर कास्ट महाराज आप लोग निपटिए, मुसलमान को इसमें ना इन्वॉल्व करिए। ये अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट चल रहा है, मुसलमान को ना करिए। जो जीता वो सिकंदर, मुसलमान को इन्वॉल्व ना करिए। राजू दास जी, हम लोग से कोई मतलब नहीं आपके रामचरितमानस से या गीता से, हम किसी धर्म ग्रंथ के ऊपर कुछ नहीं कहते हैं। तारिक जी इधर आप भी बोल रहे हैं, क्योंकि अगर किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बात होगी तो उस पर आप इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते कि हमें उस धार्मिक ग्रंथ से कोई मतलब नहीं है। इधर आप भी, इधर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं वो जाने भाई। नुपुर शर्मा को किसने अलाउ किया था? नुपुर शर्मा को किसने अलाउ किया था? नुपुर शर्मा ने गलत बात कही, बिल्कुल गलत कही। वसीम रिजवी जो अब त्यागी बन गए हैं, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट गए थे कुरान से आयतें हटाने के लिए, वो भी हमारे इस्लाम के थे। आज बस वो इस्लाम से बाहर है, तो भाई ये भी स्वामी जी गए हैं तो स्वामी जी देखेंगे। तारिक जी मेरा ये मसला तो अपर कास्ट लोअर कास्ट का झगड़ा चल रहा है, मुसलमान को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? सवाल सुनिए, मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। ये छोटी धोती बड़ी धोती की लड़ाई है भाई, ये अपर कास्ट लोअर कास्ट की लड़ाई है, कोई मतलब नहीं है हम लोग को, बिल्कुल भी मतलब नहीं है भाई। मुसलमान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, या आपके अपर कास्ट लोअर कास्ट का झगड़ा चल रहा है, वो निपटाइए आप लोग। तारिक जी यहाँ पर मुद्दा जो है वो हिंदू मुस्लिमों का है ही नहीं, उसे सिर्फ आप इंक्लूड कर रहे हैं। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि किसी भी मोहम्मद साहब को और किस को तो लेते हैं बीच में उठाई जाती है, मैडम आपने उनको तो रोका नहीं, मोहम्मद साहब को बोले हैं बीच में, सपा उसका समर्थन करेगा? मैडम आपने अभी राजू दास जी को तो रोका नहीं, जब वो मोहम्मद साहब को बीच में लाए।
अरे अपर कास्ट लोअर कास्ट का झगड़ा चल रहा है, उससे हमसे क्या मतलब है? मुसलमान के नाम पे आप हमको खींचे दे रहे हैं। मैं किसी धर्म के ऊपर कभी टिप्पणी नहीं करता हूं, ना मैं पसंद करता हूं कि कोई किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी करे। सीधी सी बात है, जिसने की है वो जाने और जिसको बुरा लग रहा है वो जाने। वो दोनों, वो महंत साहब है, अपर कास्ट है, वो अपना शूद्र है, शूद्र वर्ष का अपर कास्ट चल रहा है, वो जाने भाई। यहां तो जो शूद्रों का हाल है वो तो हम देखते ही हैं। बस ये है कि हम शूद्र के साथ खड़े हो जाते हैं, तो इसलिए तारिक अहमद लारी और मुसलमान जो है वो गलत लोग हैं। बिल्कुल, तो शूद्र वर्सेस अपर कास्ट चल रहा है, इट्स नॉट आवर फॉल्ट। बिल्कुल तारिक जी, रोकेंगे यहाँ पर। फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से अभी हमने तारिक जी की बातों को सुना, फिलहाल इस पूरे मसले का हल निकलता हुआ नजर नहीं आया है। किसी ने भी अपनी बात को पूरी तरह से नहीं रखा और महंत राजूदास से हाथापाई पर जो मौर्य भड़के हुए हैं, लगातार ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। इस पर दोनों ही पक्षों का क्या कुछ कहना है वो भी हमने आपके सामने तमाम बातों को रखा। और स्वामी के आरोपों पर महंत का लगातार पलटवार भी आ रहा है, उनके पलटवार को हमने अभी जनता टीवी के माध्यम से आपको सुनवाया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजूदास के बीच का जो मामला है वो लगातार गहराता हुआ। और इस बीच निकाय चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी अपडेट आ रही है सामने, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अप्रैल में हो सकते हैं यूपी निकाय चुनाव, इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जल्द रिपोर्ट सौंप सकता है कमीशन। तो ओबीसी आरक्षण पर गठित हुआ था कमीशन, इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कि जल्द ही यूपी निकाय चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है। आयोग को 31 मार्च तक रिपोर्ट देनी थी, अप्रैल में हो सकते हैं यूपी निकाय चुनाव। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जनता टीवी पर। जल्द रिपोर्ट सौंप सकता है इसके मद्देनजर कमीशन और अप्रैल में हो सकते हैं यूपी निकाय चुनाव। ओबीसी आरक्षण पर गठित हुआ था कमीशन, आयोग ने 46 जिलों का दौरा भी किया है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी एक और सामने आ रही है। बताना चाहेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक होनी है और तैयारियों को अंतिम रूप देने में बीजेपी पूरी तरह से जुट चुकी है। नेताओं को निकाय चुनाव का एजेंडा भी सौंप दिया गया है। तो भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद हुए। तो जिस तरह से अभी हमने आपको बताया कि निकाय चुनाव जो है वो अप्रैल में हो सकते हैं, जिसके मद्देनजर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना भी शुरू कर दिया है। उनकी एक अहम बैठक आयोजित हुई, नेताओं को निकाय चुनाव का एजेंडा दे दिया गया है। इस बैठक में भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की एक अहम बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें तैयारियों को अंतिम रूप देने में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है। नेताओं को निकाय चुनाव का एजेंडा तक सौंप दिया गया है। जब भी कोई चुनाव आता है तो उसको बीजेपी पूरी तरह से उसमें सक्रियता दिखाते हुए और अपनी पूरी तैयारी के साथ उस चुनावी मैदान में उतरती है। और इसी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए इसको तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आज उनकी एक अहम बैठक का आयोजन भी हुआ। नेताओं को उनके एजेंडे सौंप दिए गए हैं। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की आज एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें तैयारियों को अंतिम रूप देने में बीजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, सक्रिय नजर आ रही है। नेताओं को उस पूरी बैठक के दौरान एजेंडा सौंप दिया गया है कि किस नेता के ऊपर क्या कुछ जिम्मेदारी है। वहीं बीजेपी की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से है। ऐसे में निकाय चुनाव अब अप्रैल में हो सकते हैं। नेताओं को निकाय चुनाव का एजेंडा जो है वो बीजेपी द्वारा सौंप दिया गया है। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह भी आज जो बैठक हुई थी उसमें मौजूद थे। वहीं निकाय चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की एक अहम बैठक आज आयोजित हुई, जिसमें तैयारियों को अंतिम रूप देने के मद्देनजर नेताओं को निकाय चुनाव का एजेंडा भी सौंपा गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से रूबरू करवा रहे हैं। इस बैठक में भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की एक अहम बैठक का आज आयोजन। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश में नेताओं को उनका एजेंडा, चुनावी एजेंडा सौंप दिया गया है। तमाम जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मिर्जापुर में पानी की किल्लत को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आयुक्त कार्यालय सभागार में बैठक की, जिसमें मिर्जापुर के साथ ही सोनभद्र को पानी की संकट से निजात दिलाने के लिए टीम गठित कर स्थायी समाधान पर जोर दिया गया। गर्मी आने के साथ ही मिर्जापुर के हलिया, राजगढ़, मड़िहान और लालगंज पहाड़ी इलाके में नागरिकों के सामने पेयजल की समस्या खड़ी हो जाती है और दशकों से लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ समय में लगातार जनपद भ्रमण के दौरान मैंने कई गांव में आम जनता से जो बातचीत की, उसमें पेयजल की समस्या मुख्य रूप से निकल के आ रही है और आने वाले कुछ महीने ग्रीष्म ऋतु के हैं, ये संकट और बढ़ने वाला है। तो इस समस्या को देखते हुए आज सारे हमने सिंचाई से जुड़े हुए संबंधित अधिकारियों को बुलाया था और हमारे कमिश्नर साहब भी इसमें उपस्थित रहे और हम सब ने मिलकर बहुत ही विस्तार पूर्वक इस पेयजल के संकट से और सिंचाई के संकट से हमें कैसे निपटना है, इसके एक इमीडिएट सोल्यूशन की त्वरित समाधान उसका क्या हो, उस पर भी चर्चा हुई। और इसके अलावा एक समिति कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, जिसके तहत एक स्थायी समाधान मिर्जापुर जनपद, सोनभद्र जनपद के लिए क्या हो सकता है, जिससे कि भविष्य में भी पेयजल का और सिंचाई का जो। धामी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 52 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसके तहत जमीनों के सर्किल रेट, गैरसैंण में विधानसभा सत्र का आयोजन जो है वो इन तमाम मुद्दों के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण रहा। वहीं सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सभी को जनहित में बताया है। देखिए, चार धाम क्योंकि पिछली बार भी हमारे लिए चुनौती थी और बहुत सारे काम पिछली बार और जो लोगों के सुझाव थे या हमें लगता है कि और अच्छे हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी पर इस बार काम हो और जो कुछ काम हमें और करने की आवश्यकता थी इस यात्रा में हम करें और सभी आने वाले लोगों के लिए यात्रा अच्छी हो, सभी लोग अपनी यात्रा अच्छे तरीके से आकर उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और पिछले वर्ष बड़ी संख्या में यात्रियों की संख्या यहाँ जुटी है, लगभग 50 लाख के आसपास का जो आंकड़ा है। इस बार हमारे पास जो पहले से ही सूचनाएं आ रही हैं, ये आंकड़ा उससे भी अधिक जाने वाला है, इसलिए हम और ज़्यादा उसकी तैयारी करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। आगामी 13 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा के बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिस पर विपक्ष ने बजट सत्र की अवधि को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने विधानसभा सत्र की अवधि को इतना कम रखा है कि इसमें सारे मुद्दों को समाहित नहीं किया जा सकता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि सरकार गैरसैंण के मुद्दे को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जब भी बीजेपी की प्रदेश सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, तब से लेकर अब तक सरकार का कोई भी सरकारी कार्य गैरसैंण से नहीं हो रहा, जो कि बेहद दुखद है। देखिए, अवधि बहुत कम है। इस समय अंकिता मर्डर केस का मामला उठना है, वीआईपी का नाम आना है, जिस तरीके से फॉरेंसिक जांच ना हो पाए इसके लिए आग लगाई गई, डोजर चलाया गया, ये मामले हैं। भर्ती घोटाले हैं, SSSC से लेके पटवारी पेपर लीक तक, AE-JE की भर्ती का घोटाला है, गोपन के अधिकारी पकड़े गए, ये सारे विषय उठने हैं। बेरोजगारों से संबंधित विषय उठने हैं, किसानों से संबंधित विषय उठने हैं, गन्ने का अभी तक पुराना भुगतान नहीं हुआ वो विषय उठना है, बेरोजगार नौजवानों पर जो लाठीचार्ज हुआ ये विषय उठना है और बहुत सारे गंभीर विषय हैं जो सदन में उठने हैं। सरकार ने नकल विरोधी कानून की उपयोगिता समेत विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में अभियान की शुरुआत कर दी है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवी चौहान ने बताया कि प्रदेश के विकास के लिए गए निर्णयों की जानकारी विस्तार से आम जन तक उपलब्ध कराई जाएगी और उन्होंने कहा कि संवाद कार्यक्रम के तहत आज से 22 फरवरी तक पार्टी के चुनिंदा पदाधिकारियों और प्रदेश प्रवक्ता जिला मुख्यालयों में पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके साथ ही सरकार द्वारा देश के सबसे सख्त नकल कानून को उत्तराखंड में लागू करने की जानकारी आम जन तक पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के संतुलित विकास की लगातार जिस तरह से उन्होंने एक आधारशिला रखी, जब इतना कम समय में उनको कम समय मिला है काम करने का भी, और इस कम समय में उन्होंने लगातार जो प्रदेश के अंदर चौमुखी विकास के लिए सभी क्षेत्रों का, सभी वर्गों का जो काम, जो विकास करने की उन्होंने योजना बनाई है, उसी के तहत जिस प्रकार से पौड़ी का एक बहुत बड़ा अपना भी जब उत्तर प्रदेश राज्य हुआ।
उधर देहरादून में बेरोजगार युवाओं के समर्थन में उत्तराखंड कांग्रेस लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रही है और 9 फरवरी को युवा बेरोजगार पर हुए लाठीचार्ज के विरोध और भर्ती घोटालों की जांच सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस ने सचिवालय घेराव कर धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस की मांग है कि भर्ती परीक्षा घोटालों की सीबीआई से जांच कराई जाए। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन भंडारी ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 21 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में उत्तराखंड मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उपाध्यक्ष का कहना है कि युवा कांग्रेस की 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली, भर्ती घोटाले की सीबीआई से जांच कराई जाए और दूसरी, बेरोजगार आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमे को सरकार जल्द से जल्द वापस ले। जिस प्रकार से प्रदेश भर में जो भर्ती घोटाले हुए हैं उसको लेकर प्रदेश भर का युवा और छात्र आज सड़कों पर आंदोलनरत है और सरकार दमन के रास्ते पर जाकर पहले तो लाठीचार्ज की और उसके बाद उन छात्रों और युवाओं पर लगातार मुकदमे लिखे जा रहे हैं। लेकिन सरकार उनकी एक साधारण सी मांग जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं मांगों को लेकर युवा कांग्रेस की मांग है कि सीबीआई जांच जो भर्ती घोटाले हैं उनकी करी जाए और दूसरी हमारी मांग है कि जो युवा जिन पर मुकदमे किए गए हैं उन पर बिना शर्त के वो मुकदमे वापस लिए जाएं। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के जरिए बेरोजगारी पेपर लीक, भर्ती घोटाले, बेरोजगार छात्रों पर लाठीचार्ज जैसे अन्य मुद्दों को लेते हुए 18 तारीख यानी महाशिवरात्रि के दिन शिवालयों में जलाभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। और बताना चाहेंगे कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि कांग्रेस भाजपा सरकार की सद्बुद्धि तथा प्रदेश में सही विकास करने के लिए जलाभिषेक करने का काम करेगी। ये शिव की भूमि है, हम उनसे प्रार्थना करने वाले हैं कि सद्बुद्धि आए। हाकम सिंह और जो जिला पंचायत सदस्य रहे बीजेपी के और इनके मंडल अध्यक्ष, ये दोनों को सद्बुद्धि आए और ये अपने आका का नाम बताए। जो सफ़ेद पोस्ट नेता का जिक्र इशारों में एस राजू ने इस्तीफे के समय में किया था कि सफ़ेद पोस्ट नेता मुझे जांच नहीं करने दे रहे हैं, उस नेता का नाम ये बाहर ले लें। अंकिता मर्डर केस में जो वीआईपी था उसका नाम सामने आ जाए, ये प्रार्थना हम भगवान शिव शंभू से 18 तारीख। हल्द्वानी में नगर निगम के ट्रेचिंग ग्राउंड में आग लगने की वजह से अब आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया है और लगातार आग लगने की वजह से ट्रेचिंग ग्राउंड से आ रहे बदबू और प्रदूषित हवा से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। नगर निगम में बार बार शिकायत करने के बावजूद भी आग बुझाने का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। हालांकि मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि वो स्वयं मौके का निरीक्षण कर चुके हैं। काफी हद तक आग बुझाई भी जा चुकी है और सड़क किनारे हाल ही में पड़े कूड़े की आग बुझाने का काम चल रहा है। जल्द ही पूरी आग को पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया जाएगा। ट्रेंचिंग ग्राउंड का जो पोर्शन में नया कूड़ा पड़ा हुआ था सड़क के किनारे की तरफ में, उसमें पहले भी आग लगी थी, वही आग बढ़ी है और आग बुझा दी गई है, लेकिन अभी उसमें धुआं निकल रहा है। मैंने लगातार पानी डालने के निर्देश दिए हैं और अभी हमारा जो लीगेसी वेस्ट के निशान का काम चल रहा था, अभी मैं उसका निरीक्षण करके आया हूँ। कार्य हो रहा है लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैंने उनको 2 शिफ्टों में काम करने के लिए निर्देश दिए हैं, क्योंकि अभी तक हमारा लगभग आधा खाली हो जाना चाहिए था, लेकिन मौके के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 30% से अधिक अभी खाली नहीं हो पाया है। तो 20% काम पीछे है कंपनी का। निश्चित तौर पर काम की शुरुआत में दिक्कतें आई थी क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं था, स्पेस बनाने में टाइम लग गया था, करीब 20-25 दिन स्पेस बनाने में टाइम लग गया था। ये बातें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर 2 शिफ्ट में काम किया जाए तो निश्चित तौर पर समय में काम पूरा किया जा सकता है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के तहत बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बागेश्वर में क्षमता विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया गया और इस आयोजन में जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने मुख्य भूमिका निभाई। अनुराधा पाल का कहना है कि बागेश्वर जिले के 3 ब्लॉकों में एक बैच बालिकाओं का तैयार किया जा रहा है, जिसमें बालिकाओं की संख्या तत्वाधान में हम 3 ब्लॉक में एक बैच हम आयोजित कर रहे हैं छात्राओं का, जिसमें 50 से 60-70 जितने भी बच्चे हमारे रजिस्ट्रेशन कर ले उनको हम फिजिकल ट्रेनिंग प्लस जो ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ट्रेनिंग है वो भी देंगे। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए हमारे पुलिस लाइन से रिटायर्ड हैं हमारे, वो उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं और कोचिंग सेंटर से भी हमने एक पार्टनर किया है ताकि वो उनको लिखित वाली जो परीक्षा की है वो तैयारी करा सके। पिछली बार से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, लेकिन पिछली बार हमने देखा फिजिकल में तो बच्चे क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिली थी अच्छा कर पाए थे, बट लिखित में हमारे कुछ बच्चे रह गए थे। तो इस बार उस पर फोकस करते हुए हमने लिखित भी दोनों पूरा एक कंप्लीट मॉड्यूल देने की कोशिश करी है और ये 3 ब्लॉकों में चलाया जाएगा। अभी बागेश्वर ब्लॉक में स्टार्ट किया गया है।
साथ ही साथ इसके साथ लाइब्रेरी में जैसे बच्चों के लिए किताबें बहुत महंगी मिलती है, तो बच्चों को लाइब्रेरी कार्ड हम जिले की तरफ से बनवा के दे रहे हैं और लाइब्रेरी का इन्हांसमेंट की भी हमारा प्रपोजल चल रहा है। मीनवाइल जो कुछ भी कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं वो लिस्ट हमें मिल जाएगी, वो भी लाइब्रेरी में हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।